नमस्कार। तमाश एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि क्लासिफिकेशन सीरीज शुरू हो चुकी है, तो इसमें इनका सब टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज इसके बारे में ही हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो अर्थात जीवन, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है वैरायटी, अर्थात पृथ्वी पर जीवों की अलग अलग वैरायटी या किस्म या डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इन्हीं सब डाइवर्सिटीज को एक साथ जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम सभी ने देखा है कि बैक्टीरिया की कई किस्में या कई वैरायटी होती हैं, उसी प्रकार जंतुओं की कई किस्में या कई वैरायटी या उनमें कई विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार प्लांट में, उसी प्रकार फंजाई में, और उसी प्रकार जितने भी जीव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनमें ना जाने कितनी विविधता पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के पौधों, जंतुओं, जीवों आदि का सह अस्तित्व जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैव विविधता कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जैव विविधता को वैश्विक रूप से नुकसान पहुंच रहा है, जो मानव की अवैध गतिविधियों के कारण ही पहुंचा है। तो हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि जैव विविधता को नुकसान कैसे हो रहा है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि विकास की प्रक्रिया में कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें प्रकृति को नुकसान होता है। जैसे यदि किसी इंडस्ट्री की स्थापना करनी हो तो उसके लिए ज़मीन साफ करनी होगी, उसके लिए पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, पेड़ पौधे हटाने पड़ेंगे, और जब वो इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होगा, जिससे वायुमंडल को नुकसान पहुँचेगा। इस तरह से मानव के क्रियाकलापों से प्रकृति को कई प्रकार के नुकसान पहुँचते हैं और जैव विविधता को हानि पहुँचती है। इसी क्रम में हम जानते हैं कि सभी मनुष्य हो, चाहे कोई दूसरा जीव हो, पेड़ पौधे हो, सभी जीव जंतु जो पृथ्वी पर निवास करते हैं वो किसी न किसी रूप से, चाहे वो सीधे तौर पर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य या जंतु पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, इसी प्रकार हर जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है, और इस निर्भरता के कारण ही हर जीव का पृथ्वी पर रहना आवश्यक है। किंतु मानवीय क्रियाकलापों के कारण सभी जीवों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अतः बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक हो चुका है। इसी क्रम में सन 1987 में एक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। ये नॉर्वे के पीएम या प्रधानमंत्री ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में प्रकाशित की गई, और जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा दी गई। सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे धारणीय विकास। अब हमें यहाँ यह समझना होगा कि धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें ऐसा विकास किया जाए या संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के साथ समझौता ना करना पड़े। अर्थात सस्टेनेबल या धारणीय विकास में वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी विकास होता है, और इसे ही सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। अतः हमें भविष्य की पीढ़ियों या भविष्य का ध्यान में रखते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना ही होगा, और इसके संरक्षण हेतु ठोस उपाय अपनाने ही होंगे। अब बात करते हैं, सजीवों में सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, और इस प्रकार के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सामान्यतः भूमध्य रेखा या इक्वेटर के आसपास ही पाए जाते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता मूंगे की चट्टानों में पाई जाती है, अर्थात समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात की जाए अब तक कितनी जैव विविधता इस पृथ्वी पर मौजूद है, तो कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं, तो कुल जातियां जो अभी तक खोजी जा चुकी हैं उनकी संख्या है 17 से 18 लाख, और इसमें से 3 से 4 लाख प्लांट स्पीसीज या जातियां खोजी जा चुकी हैं, और करीब 12 लाख जंतु स्पीसीज को खोजा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीसीज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि करीब 1 करोड़ से ऊपर स्पीसीज इस पृथ्वी पर उपस्थित हो सकती हैं,
जिन्हें ज़्यादातर को खोजा जाना अभी बाकी है। जैव विविधता के माध्यम से हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवों का एक विशाल संसार मौजूद है, जिसमें कई रंग, कई शेप, आकार एवं आकृति के जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन यह रेज होता है कि जीव की विभिन्न प्रजातियाँ इस पृथ्वी पर कैसे आईं, वो कैसे बनी, जीवों का निर्माण कैसे हुआ, आखिर जीव कब बना और प्रथम जीव कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के माध्यम से हुई है या सूर्य से हुई है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी सूर्य से अलग होने के कारण सूर्य जैसी ही गर्म थी, अर्थात उस समय उसमें जीवन का अस्तित्व नहीं था। तो फिर जीवन का अस्तित्व कब आया? तो इस चरण में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और ठंडे होने के क्रम में उसमें जो भारी तत्व थे वो उसकी कोर की तरफ आते गए, जबकि जो हल्के तत्व थे वो ऊपर की ओर आते गए, और जो सबसे ज़्यादा हल्के तत्व थे उन सभी ने पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा होकर पृथ्वी का वायुमंडल निर्मित किया। इसी क्रम में कुछ और हल्के तत्व जो पृथ्वी की सतह पर जम गए और उन्होंने भूपर्पटी का निर्माण किया या पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह का निर्माण किया। और इसी क्रम में सबसे अंदर या जो हैवी मेटल थे वो अंदर की ओर जा करके उन्होंने कोर का या सबसे आंतरिक भाग का निर्माण किया। अगर हम केमिस्ट्री के माध्यम से या रसायन विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि हर पदार्थ के निर्माण के लिए कुछ भौतिक रासायनिक कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन में मुख्यतः ताप और दाब का मुख्य योगदान होता है। इसी क्रम में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो कई विविध प्रकार के तत्व आपस में मिलकर कई विविध प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते रहे, और इस प्रकार कई नए नए यौगिकों का निर्माण होता रहा। इसी क्रम में ऐसा माना जाता है कि जब H2 या हाइड्रोजन और O2 आपस में मिले और जल का निर्माण हुआ तो ये उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थात पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति होने के लिए जल एक इम्पॉर्टेंट या आवश्यक माध्यम था। किंतु अभी तक पृथ्वी का तापमान इतना कम नहीं हुआ था कि जल यहाँ पर लिक्विड फॉर्म या द्रव अवस्था में रह सके, अर्थात यह द्रव अवस्था में न रहते हुए वाष्प के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ जमा होने लगा, और इसी क्रम में बादलों का निर्माण हुआ। किंतु बादल कुछ समय पश्चात वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः गिरने लगे, और इस प्रकार एक बड़ा चेंज आया कि जो पृथ्वी पहले स्वतः ठंडी हो रही थी अब वह पानी गिरने से ठंडी होने लगी या इसके ठंडे होने की दर में तेजी आ गई। अब धीरे धीरे जब पृथ्वी क्रमशः ठंडे होते हुए 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर आ जाती है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 100 डिग्री के नीचे तापमान पर जल लिक्विड स्टेज में रह सकता है। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो भी गड्ढे वगैरह थे या जो ऊबड़ खाबड़ जगहें थीं वहाँ पर जल भराव हो गया, और वही आज सागर और महासागर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। किंतु अभी भी पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था या जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन आता है कि जो तत्वों का जुड़ना या टूटना हवा में हो रहा था या बिना जल के हो रहा था वो एक जलीय माध्यम में होने लग गया, अर्थात समस्त क्रियाएं या समस्त रासायनिक क्रियाएं जल में होने लगी। और इस प्रकार जुड़ते टूटते समय अनेक यौगिकों के निर्माण के क्रम में एक प्रथम जैव यौगिक या जैव अणु का निर्माण हुआ। ये प्रथम जैव अणु जो डीएनए और आरएनए के सदृश थे या उसी के जैसे थे, जिन्हें कोएसर वेट्स कहा जाता है या प्रथम जैव अणु कहा जाता है। धीरे धीरे आगे चलकर इन जैव अणुओं के चारों तरफ एक झिल्ली जैसी संरचना का निर्माण हुआ, जिसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार झिल्ली के निर्माण होने के साथ ही प्रथम जीव का निर्माण हुआ, जिन्हें आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के भी पूर्वज कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक जीव या जिनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम पृथ्वी पर हुई वो बैक्टीरिया थे या बैक्टीरिया के पूर्वज थे। इसी प्रकार विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की कोशिका जो एक सरल प्रकार की कोशिका थी, जिसे आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जानते हैं, उसी कोशिका में विकास हुआ और धीरे धीरे कई प्रकार के कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि सभी का निर्माण हुआ। और इस प्रकार एक अविकसित कोशिका ही विकसित कोशिका में परिणित हो गई
और आगे चलकर यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूकैरियोटिक जीव भी जटिलता की ओर बढ़ते गए और आज हम मानव सर्वाधिक विकसित जीव के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि करोड़ों अरबों वर्षों में एक सरल जीव से धीरे धीरे चलकर एक जटिल जीव और अभी मानव का विकास हुआ। तो इस क्रम में हमने देखा कि जीवों में नित्य नई विविधताएं आती गईं और जिस कारण बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का निर्माण हुआ। अब हमने देखा कि ब्रह्मांड की समस्त चीज़ों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। यहाँ हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में होते हैं और निर्जीवों में नहीं होते हैं, अर्थात ऐसी कौन सी बातें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। तो यहाँ सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। इसका अर्थ होता है कि सभी सजीव या जीवित रहने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है या भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं। जैसे यदि कोई जंतु शाकाहारी है तो डायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होगा, जबकि मांसाहारी जंतु किसी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं और वो शाकाहारी पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। इस प्रकार मांसाहारी जंतु इनडायरेक्टली पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होता है, और जबकि यह प्रक्रिया सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में किसी भी प्रकार का पोषण या न्यूट्रिशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। अब सजीवों के दूसरे प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो वो है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। अब उपापचय में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक होता है उपचय, जिसमें छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है, जबकि दूसरा होता है अपचय, जिसमें बड़े अणु को विखंडित करके छोटे अणुओं में या मॉलिक्यूल में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या अणुओं के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया उपचय कहलाती है। जबकि एक ग्लाइकोजन जब विखंडित होकर छोटे छोटे अणुओं या ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है तो यह प्रक्रिया अपचय कहलाती है। अर्थात अपचय और उपचय दोनों प्रक्रियाएं ही हमारे शरीर में या सजीवों के शरीर में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया के रूप में हमेशा चलती रहती है, जबकि निर्जीवों में इस प्रकार की या उपापचय जैसी कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं तीसरी प्रमुख प्रक्रिया जो है ग्रोथ या वृद्धि। तो सजीवों में ग्रोथ पाई जाती है और वह छोटे से बड़े में परिवर्तित होता है। हमने देखा कि आरंभ में एक जायगोटिक कोशिका होती है या युग्मनज कोशिका होती है, जिसमें कोशिकाओं में निरंतर वृद्धि होती है, उसमें निरंतर विभाजन होता है और आगे चलकर एक बड़ा जीव के रूप में विकास हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया निर्जीव में नहीं पाई जाती। कभी कभी हमें इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है या हो सकती है। जैसा आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के ढेर या रेत के पहाड़ अपना स्थान बदल लेते हैं या उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि ये परिवर्तन या तो हवा के द्वारा होता है या किसी अन्य माध्यम के द्वारा होता है। अर्थात सजीव और निर्जीव में एक बड़ा अंतर होता है कि सजीवों में स्वयं के द्वारा वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में या तो वृद्धि नहीं होती है या किसी के द्वारा करवाई गई वृद्धि होती है। सजीवों का एक अति महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह अपने समान संततियों को ला सकता है या जन्म दे सकता है। इस प्रकार वह अपने वंश की निरंतरता बनाए रखता है और इस प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं, और यह सजीवों की अति आवश्यक और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निर्जीवों में किसी रूप में नहीं पाई जाती। अब आगे बात करें तो सजीवों में श्वसन या रेस्पायरेशन होता है, जबकि निर्जीव में किसी भी प्रकार का श्वसन नहीं होता है। हमने देखा है कि सजीव सांस लेते हैं और इसके द्वारा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और ये ऑक्सीजन आगे जाकर के कार्बोहाइड्रेट का विघटन करती है या तोड़ती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करता है।
कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, अर्थात उनकी अनुपस्थिति में भी भोज्य पदार्थों को विघटन करने की क्षमता रखते हैं, और इस प्रकार का श्वसन अनॉक्सी श्वसन या बिना ऑक्सीजन का श्वसन कहलाता है। और ये प्रक्रिया मुख्यतः कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि में पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती। अगली प्रक्रिया है उत्सर्जन। जैसा कि हम जानते हैं कि सजीवों में विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इन क्रियाओं के फलस्वरूप कई प्रकार के ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए विषैले होते हैं या हानिकारक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यूरिया और अमोनिया आदि। अब इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाना भी आवश्यक है, तो इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन, और ये प्रक्रिया केवल सजीवों में पाई जाती है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि सजीवों में उद्दीपन या संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी का एक गुण पाया जाता है, और यह गुण केवल सजीवों में पाया जाता है। निर्जीवों में इस प्रकार का कोई गुण नहीं पाया जाता है। संवेदनशीलता या उद्दीपन एक ऐसा गुण है जिसमें कोई भी जीव अपने बाहर होने वाले परिवर्तनों या वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास या जीवों में कई प्रकार के सेंसेस या इंद्रियां पाई जाती है, जिससे वो बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तनों को जान लेते हैं या महसूस कर लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या बाल खड़े हो जाते हैं और हमको ठंड लगने लगती है। ठीक इसी प्रकार गर्मी में हमें पसीना चलने लगता है। चिड़िया अपने पंख फुला लेती है, और जबकि अंधेरे में उगने वाला पौधा प्रकाश सोर्स की ओर ही वृद्धि करता है। ये सब संवेदनशीलता या उद्दीपनशीलता के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अगले नए लक्षण की या अगले लक्षण की जो सजीवों में पाया जाता है, वह है गतिशीलता। तो सजीव कैसा भी हो उसमें किसी न किसी रूप में गतिशीलता या मूवमेंट का गुण पाया जाता है। यह गुण कोशिकीय लेवल या उस स्तर तक भी होता है, क्योंकि कोशिकाओं में एक प्रकार की गति पाई जाती है जिसमें साइटोप्लाज्म में घूर्णन होता है या चक्रण होता है, और इस प्रकार की गति को साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। अब सजीवों के अगले गुण की बात करते हैं, तो उनमें एक प्रमुख गुण पाया जाता है अनुकूलन या एडाप्टेबिलिटी का, अर्थात जीव अपने शरीर की संरचनाओं को बाहरी एनवायरनमेंट में रहने के हिसाब से ढाल लेता है। जैसे यदि ठंड ज़्यादा है तो अपने शरीर को इस प्रकार बना लेगा जिससे उसको ठंड कम लगे, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो अपने शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन करेगा जिससे उसको गर्मी का एहसास कम हो। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय एरिया में उगते हैं, और वो पानी के हानि को बचाने के लिए कांटों में उनकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, और ये एक प्रकार का अनुकूलन है। जैसे सांप के पूर्वजों में पैर पाए जाते थे, किंतु उन्हें बिलों में रहना पड़ता है, जिस कारण उनके पैरों का इस्तेमाल नहीं होता था, और धीरे धीरे इनके पैर विलुप्त हो गए, और ये बिलों में रहने का अनुकूलन है। उसी प्रकार आपने देखा है कि पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि मछली समेत अनेक जलीय जीवों में जल में रहने हेतु उनके शरीरों में आवश्यक अनुकूलन पाया जाता है। इस प्रकार की कोई भी संरचना या अनुकूलन निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं सजीवों के अगले लक्षण या गुण की, जो है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। सजीव हम जानते हैं कि इनका निर्माण कोशिका से होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उनका निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ होता है। अब इन कोशिकाओं का एक मुख्य पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं जीव द्रव, अर्थात सजीवों में जीव द्रव पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में जीव द्रव जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं सजीवों के कुछ अन्य गुणों की, जिसमें है विविधीकरण, डिफरेंशिएशन, अर्थात जो सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में विविधीकरण का गुण पाया जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार का गुण केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, और उनकी कुछ कोशिकाएं अलग कार्यों को करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं से अलग अंगों का निर्माण होता है, और इस प्रकार यही गुण विभेदीकरण कहलाता है। जैसे जंतु में पेशियां की अलग कोशिकाएं होती हैं,
अस्थियों की अलग कोशिका होती है और अन्य कार्यों को करने वाले अंगों की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अब बात करते हैं सजीवों के अगले लक्षण की, जो है निश्चित संगठन या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात जीवों के शरीर में कोशिकाओं का एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पाया जाता है। अर्थात यहाँ कोशिकाओं के बीच श्रम का विभाजन होता है, जिससे कोशिकाएं मिलकर कुछ अलग तरह के टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती हैं और इन ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होता है और जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तो एक जीव शरीर का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम 7 जो सजीवों के लक्षण हैं वो सभी प्रकार के सजीवों में पाए जाते हैं, चाहे वह एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो। इसके बाद के लक्षण कुछ सजीवों में पाए जाते हैं और हो सकता है कि कुछ सजीवों में ये अनुपस्थित हों। अभी तक हमने सजीवों के उत्पत्ति तथा इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में जाना। अब आगे के क्रम में हम इनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सजीव की कई वैरायटी या कई किस्में या कई विविधताएं पाई जाती हैं। अब इस अनेक प्रकार के जीवों को क्रमिक ढंग से समझने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए या उनकी स्टडी करने के लिए उन्हें एक निश्चित क्रम में वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। इसी कारण जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ जीवों के वर्गीकरण के हिस्ट्री के बारे में या इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु, इनका जीवन काल 384 बीसी से 322 बीसी के बीच माना जाता है, ने पहली बार जीवन के बारे में बताया और यह बताया कि जीवन कैसा होता है या जीव कैसे होते हैं, यह बताने का प्रयास किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इससे पहले यह जान लेना भी आवश्यक है कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। अब इस शाखा में किए गए कार्य को सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा संपादित किया गया या जीवों के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा बताया गया। इसी कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि बायोलॉजी शब्द 1801 में 2 वैज्ञानिकों लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, अतः हमें इसे ध्यान रखना है। यहाँ अरस्तु ने संपूर्ण जीवों को 2 भागों में बांटा। पहला है प्लांटी अर्थात वनस्पति जगत या प्लांट जगत और दूसरा है एनिमेलिया या जंतु जगत। इससे पहले अरस्तु ने जंतुओं के बारे में अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम, ये याद रखिएगा, हिस्टोरिका एनिमेलियम में समझाने का प्रयास किया और इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया कि वो रहते कहाँ पे हैं, उनका आवास क्या है, वो भोजन कैसे करते हैं। इन सभी बातों का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि जीव का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसमें प्लांट अर्थात पादप और एनिमल अर्थात जंतु दोनों आते हैं, जबकि जंतु का अर्थ होता है एनिमल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थियोफ्रास्टस 371 से 287 बीसी के बीच इनका कार्यकाल रहा है। ये अरस्तु के शिष्य थे और इन्होंने इन्हीं के रास्ते कदम पे चलते हुए हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक की रचना की और इसमें लगभग 500 प्रकार के पादपों या वनस्पतियों के बारे में उल्लेखित किया। बताया कि इनका आवास क्या है, ये जल में रहते हैं, थल में रहते हैं और ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इसी कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इसी क्रम में कुछ और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन के बारे में या जीवों के बारे में समझाने का प्रयास किया और इनमें नाम आता है हिप्पोक्रेट्स। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक
ने वर्गीकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी पुस्तक चरक संहिता में लगभग 340 प्रकार के पौधों और 200 प्रकार के जंतुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया या सूचीबद्ध किया। अब बात करें आधुनिक वर्गीकरण की, तो इसका श्रेय स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया और प्लांट और एनिमल किंगडम की अवधारणा दी। इसी कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी माना जाता है। आगे के क्रम में हम अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों को अरस्तु ने 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला है जंतु या एनिमेलिया और दूसरा है पादप या प्लांट जगत। अब बात करते हैं जंतु या एनिमेलिया की, तो इन्होंने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया और इसके आधार थे, पहला उनका आवास यानी जंतु कहाँ निवास करते हैं। अब इसे भी आगे चलकर 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जल में रहने वाले जैसे मछलियाँ, हवा में रहने वाले जैसे पक्षी और स्थल में रहने वाले जैसे ह्यूमन। दूसरा वर्ग है अंडे देने वाले और बिना अंडे देने वाले, और इस क्रम में इन्होंने 2 वर्गों में इसे विभाजित किया। जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज या ओविपेरस कहते हैं जैसे पक्षी, और जो अंडे नहीं देते हैं अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं या विविपेरस कहते हैं जैसे स्वयं मनुष्य। अब बात करते हैं जंतुओं के तीसरे वर्गीकरण की, जो है रक्त के रंग के आधार पर, और अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला है अनैमा और दूसरा है इनैमा। अनैमा का अर्थ होता है ऐसे जंतु जिनके शरीर में लाल रंग के अतिरिक्त किसी अन्य रंग का ब्लड पाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिसमें लाल रंग के अलावा किसी दूसरे रंग का या सफ़ेद रंग का ब्लड पाया जाता है, और इसी क्रम में हम एक उदाहरण मान सकते हैं जैसे काकरोच, और इसमें बिना रंग का ब्लड पाया जाता है, और इन सभी जंतुओं को अनैमा कहते हैं। अब बात करते हैं इनैमा की, तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर में लाल रंग का रुधिर या ब्लड पाया जाता है जैसे हम स्वयं मनुष्य। अब ये तो वर्गीकरण हुआ जंतुओं का अरस्तु के अनुसार। अब अरस्तु ने पादपों का क्या वर्गीकरण किया वो हम देखते हैं। तो पादपों को इन्होंने इनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया, और इसमें पहला है शाक या हर्ब। ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें तना या तो नहीं होता है या किसी काम का नहीं होता, या वीक तना या स्टेम पाया जाता है जैसे पालक, धनिया इत्यादि। दूसरे नंबर पे आता है झाड़ी या श्रब, जिसमें तना तो होता है लेकिन किसी विशेष काम या विशेष यूज में नहीं आता है जैसे गुलाब का पौधा, जैसा मेहंदी का पौधा इत्यादि। अब आता है ट्री या वृक्ष। इसमें बड़े बड़े पेड़ आते हैं या बड़े वृक्ष आते हैं जैसे आम का, बरगद का इत्यादि। यहाँ तक हमने बायोडायवर्सिटी और जीवों के आरंभिक वर्गीकरण की बात की। इससे संबंधित किसी प्रकार के डाउट या क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस सीरीज से पहले की कोशिका की सीरीज के बारे में भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। आगे के क्रम में हम आधुनिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, और इस क्रम में हम द्विजगत वर्गीकरण या 5 जगत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।